हेलो एस्पिरेंट्स। हम लोगों ने पीछे अभी ये देखा था कि महमूद गजनवी का जो डायनेस्टी उनकी चली, वो जिसको हमने गजनवाइड डायनेस्टी का नाम दिया था। तो गजनवाइड लोगों का भी रूल जो है वो तकरीबन 1187 के आसपास तक चलता रहा। 1187 तक उसमें थोड़े बहुत मतलब कमज़ोर शासक भी आते रहे जाते रहे। कुल मिलाकर उनका जो इन्फ्लुएंस रहा है वो हिंदू कुश से लेकर के और ये लाहौर तक, ये जो बीच का जो रेंज है, इस पीरियड में मतलब 1030 से लेके 1180 में कह सकता हूँ, ये जो 150 ईयर्स का जो पीरियड रहा है, इस 150 ईयर्स में इन लोगों ने पूरी तरह से इसको अपने कंट्रोल में ले लिया था। उसके बाद इस वंश के बाद एक वहाँ पे नई फैमिली जनरेट होती है, एक नई फैमिली वहाँ आती है पावर में, जिसने इन गजनवाइट्स को रिप्लेस किया। और उस नई न्यू जो फैमिली आई वो एक प्लेस है वहाँ पर अफगानिस्तान में ही है जिसको गौर कहते हैं। गौर एक स्टेट हुआ करता था, आज भी वहाँ अफगानिस्तान में एक डिस्ट्रिक्ट गौर है जिसको गौर भी कहते हैं। तो उस प्लेस पर एक नई कैपिटल को सेटल किया गया और वहाँ पर एक नया वंश या डायनेस्टी प्रोपगेट हुई जो आगे बढ़ी, जिसको हम गौरी का वंश कहते हैं, जिसको गौर वंश कहते हैं, मतलब मोहम्मद गौरी का परिवार। तो एक तरह से ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि महमूद गजनवी के बाद जो बड़े लेवल पे कोई भी किंग जो हिंदुस्तान के इंटीरियर की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है वो मोहम्मद गौरी है। तो मोहम्मद गौरी तकरीबन 1175 के बाद उसने हिंदुस्तान के कई हिस्सों में रेड मारे थे। सबसे पहला उसका एक जो 1175 में उसने गुजरात में ही वही गुजरात में उसी स्थान पर जहाँ पर जैसे महमूद गजनवी ने जो हमले किए थे, वही काठियावाड़ का जो क्षेत्र है, महमूद गजनवी को कॉपी करते हुए मोहम्मद गौरी भी काठियावाड़ पहुंच गया था और वाया थार डेजर्ट होते हुए, मतलब मैं कह सकता हूँ जो पाकिस्तान का जो सिंध वाला स्टेट है वो सिंध को पार करते हुए थार डेजर्ट को क्रॉस करते हुए गुजरात में आया था। और वहाँ पर जो माउंट आबू का जो स्थान है, माउंट आबू के आसपास, वहाँ पर जो गुजरात का राजा उस समय जो भीम सेकंड था, भीम सेकंड ने इनको बुरी तरह पराजित किया और ये अपनी जान लेकर वहाँ से भगा। तो इस तरह से इसका आना जाना लगा रहा, लेकिन सबसे जो भीषण रूप से उसने अटैक किया जो दिल्ली की तरफ, तो वो एक्चुअली उस समय यहाँ पर चौहान वंश का राज था और पृथ्वीराज चौहान जो यहाँ का शासक था दिल्ली और अजमेर का। तो इसने 1191 में जो हमला किया यहाँ पर, तो 1191 में ये डिफीट हुआ और किसी तरह से इसकी जान बची थी और फिर भी यहाँ से वापस भगा था। ये जान लेकर भगा था और इसको चोट भी आई थी, इसको भाले की चोट आई थी। पृथ्वीराज चौहान का जो कमांडर था अजयराज के भाले से इसको चोट लगी थी और ये वहाँ से किसी तरह से इसका एक दूसरा अपना एक सिपह सालार था जिसको बख्तियार खिलजी कहते हैं। तो बख्तियार खिलजी इसको किसी तरह से इसको उठा के लेके भाग गया युद्ध के मैदान से। और ये युद्ध हुआ था 1191 में हुआ था और तराइन में हुआ था। तराइन जिसको तरावड़ी भी कहते हैं, एक्चुअली ये हरियाणा में सिरसा के आसपास आता है। तो ये वो ग्राउंड है जहाँ पर युद्ध हुआ था 1191 में। 1191 में ये डिफीट हुआ, पराजित हुआ और हटा। 1192 में अगेन वो फिर से वापस आया और इस युद्ध में उसे कामयाबी मिली, पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। और सर्वप्रथम मैं कह सकता हूँ कि भारत में इंटीरियर में एक्चुअली जो वो एरिया तो पहले निकल चुकी थी, अफगानिस्तान से लेकर के जो इधर पंजाब पाकिस्तान का रेंज है ये तो जा चुका था, लेकिन इधर की तरफ क्योंकि दिल्ली जो था वो मेन सेंटर था। उत्तरी भारत में दिल्ली मेन सेंटर था, तो दिल्ली पर अभी तक किसी भी मतलब इस तरह के लोगों किसी का कब्जा नहीं हुआ था। तो सर्वप्रथम दिल्ली पर आधिपत्य जो होता है वो मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में इन इन्वेडर्स का होता है। और उन्होंने अपनी इसको उनका जो आने का इरादा भी था, एज ए रूलर था, वो यहाँ से जाने वाले नहीं थे, वो यहाँ पे सेटल्ड होने के पॉइंट ऑफ व्यू से आए थे। तो मोहम्मद गौरी ने यहाँ पर 1192 में कब्जा कर लिया, वो युद्ध को जीत गया और इस तरह से गौरियों का राज दिल्ली से लेकर अजमेर तक ये सारा जो रेंज आता है, अलीगढ़ वगैरह रेंज है यहाँ पर संभल के आसपास, ये पूरा जो इस पार्ट पे इनका कब्जा हो गया। तो मोहम्मद गौरी जो था खुद यहाँ पर स्टे नहीं किया, वो टिका नहीं, वो यहाँ से चला गया, यहाँ से गया, लेकिन वो अपना एक कमांडर यहाँ छोड़ गया था जिसको हम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक कहते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का इंचार्ज बना दिया था उसने।
एक अपना गवर्नर अपॉइंट कर दिया था, जो लाहौर से रह करके इस पूरी एरिया को कंट्रोल कर रहा था। लाहौर ही उनका सेंटर बना हुआ था, वो दिल्ली में फिर भी रहने नहीं आया था। तो इस तरह से ये जो चार्ज है इस एरिया का, वो जो उसने दे दिया कुतुबुद्दीन ऐबक को। और उसका एक अपना दूसरा कमांडर था जिसको बख्तियार खिलजी कहते हैं। तो बख्तियार खिलजी वो भारत के पूर्वी हिस्से में एंटर किया। हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो बात यह है कि जब मोहम्मद गौरी यहाँ से विक्टोरियस हुआ और यहाँ से रिटर्न गया, तो वो अपने घर में ही वहाँ पर उसकी कुछ प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से वो वहाँ पर बिजी हो गया, मतलब गौर में ही बिजी हो गया। और उसका इधर को आना जो है बीच बीच में आता जाता रहा, लेकिन कुल मिलाकर के वो खुद यहाँ पे रूल नहीं कर रहा था। तो इसी तरह से उसका जो है करीब ये बात है सन 2006 में उसकी हत्या कर दी गई। और हत्या जो हुई थी वो जो आज का जो पाकिस्तान में एक जगह क्वेटा आती है, क्वेटा के आसपास में वहाँ के रहने वाले कुछ ट्राइबल्स थे जिनको खोखर कहा जाता है। खोखर लोग आज भी वहाँ पर हैं। तो खोखर लोगों ने इसकी हत्या कर दी थी। रात में इसकी शरीर को अटैक करके इन्होंने टुकड़े टुकड़े कर डाले थे। तो 1206 में इसकी मृत्यु के बाद इसका जो कमांडर मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, जो यहाँ का इंचार्ज था, उसने इस एरिया को अपने हाथ में ले लिया और यहाँ का वो प्रॉपर एक रूलर बन गया। लेकिन मैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ये कह सकता हूँ कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को डायरेक्टली किंग अपॉइंट नहीं किया था। उसने अपने को मलिक की पदवी दी थी या सिपह सलार बनकर रहा था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, जैसा कि एक स्लेब था। कुतुबुद्दीन ऐबक खुद 1150 में तुर्किस्तान के अंदर पैदा हुआ था। उसको बेच दिया गया था, उसको खरीदा गया था। एक फखरुद्दीन काजी हुआ करते थे, और वो काजी साहब जो थे वो निशापुर एक जगह है, आज भी आपको ईरान के अंदर है। तो उस ईरान में जो काजी फखरुद्दीन थे, उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लिया था एज ए स्लेव। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक को उन्होंने जो है गजनी में लाके बेच दिया था और मोहम्मद गौरी ने उसे खरीद लिया था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुतुबुद्दीन ऐबक एक स्लेव था, और इस तरह से क्योंकि वो भारत में जब वो एज ए रूलर ये लोग एंटर किए, तो ये पहला एक स्लेव भारत का सुल्तान बना, और इसने जो है 1206 में पावर ली। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि जो स्लेव डायनेस्टी चली भारत में, वो 1206 में स्टार्ट हो गई। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो यहाँ पर, जिसको हम एक वंश थोड़ा कहना ठीक भी नहीं है, क्योंकि ये जो गुलाम लोग शासक बने, एक के बाद एक जो सक्सेसर्स भी इनके रहे हैं, वो सारे एक ही परिवार के नहीं थे। वो अलग अलग परिवारों के लोग रहे हैं, उनकी अलग अलग अपनी ओरिजिन्स रही है, अपनी उनकी अपनी डायनेस्टीज या परिवार रहे हैं। तो हम उनको ये नहीं कह सकते वो सारे एक ही परिवार के रहे हैं, तो इसलिए उसको गुलाम वंश कहना ठीक नहीं है, बल्कि वो ममलूक हुआ करते थे। ममलूक एक पर्शियन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब गुलाम ही होता है। तो ये गुलाम लोग थे, सिंपली गुलाम थे, स्लेव डायनेस्टी। तो हम इसको स्लेव डायनेस्टी कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि भारत में स्लेव डायनेस्टी की जो स्टार्टिंग हुई है वो 1206 में हुई, और पहला जो स्लेव रूलर था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो 1150 में पैदा हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है, जैसा कि हम यहाँ देखते हैं, वो जब मोहम्मद गौरी की सर्विस में आया, तो ये जो है एक्चुअली कुल मिलाकर के ये बहुत ही सुरीली आवाज़ में ये कुरान का पाठ किया करता था, उसकी जो रिसाइटिंग करता था बहुत ही अच्छी करता था। इसलिए इसको एक टाइटल दे दी गई थी, इसको टाइटल दी गई थी कुरान अखवा था ये। और इसको मोहम्मद गौरी ने ही अपनी जो उसकी कैवलरी थी, जो घुड़सवार सेना थी, उसके जो स्टेबल्स वगैरह होते थे, अस्तबल, जहाँ पे उसके घोड़े वगैरह रखे जाते थे, तो उन घोड़ों का केयर टेकर इसको बना दिया। उनकी उस पूरी जो उसकी इन्फेंट मतलब घुड़सवार सेना थी, सारे घोड़ों का केयर टेकर, उनके चारा पानी, उनकी देखभाल वगैरह, ये सारा करने की जिम्मेदारी, संभालने की जिम्मेदारी। एक्चुअली ये ही वॉज नॉट ए कमांडर ऑफ दी कैवलरी, ही वॉज नॉट ए कमांडर ऑफ कैवलरी का कमांडर नहीं था, वो उनका केयर टेकर था। तो इस पोस्ट का नाम रखा गया था अमीर आखुर। तो उसको अमीर आखुर उन्होंने अपॉइंट कर दिया था। एक बात और है इस पर्सन के विषय में कि आदमी बहुत ही एक मतलब डोनेशंस वगैरह, दान वगैरह बहुत करता था, चैरिटी वाला था।
ये अपनी भी पर्सनल चीज़ों को भी डोनेट वगैरह करता था, इसलिए इसका नाम लाख बख्श भी किया है, लाख बख्श। तो ये एक हिस्ट्री में क्वेश्चन आपका आ सकता है कि लाख बख्श कौन था। तो लाख बख्श जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक को करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक, जैसा कि मैंने बताया कि उसने अपने को सुल्तान डिक्लेयर नहीं किया था, वो एक कमांडर के तौर पे, वो एक मलिक की टाइटल उसने लिया था। उसके तौर पे वो 1206 से लेकर के 1210 तक, एक्चुअली उसकी डेथ भी 1210 में हुई थी। वो पूरे 4 वर्ष तक यहाँ का इंचार्ज रहा और वो उसकी डेथ भी लाहौर में हुई थी। वो उसने अपना सेंटर लाहौर में ही बना रखा था, वो दिल्ली आया नहीं था, दिल्ली नहीं आ पाया था, वो लाहौर में उसने अपनी कैपिटल बना रखा था। और उसकी जो टॉम्ब है वो आज भी लाहौर में एक बहुत ही फेमस मार्केट है, जगह है जिसको अनारकली कहते हैं, उस अनारकली में ही इसकी वहाँ पर टॉम्ब भी बनी हुई है। तो इस पर्सन ने जो कि यहाँ पर कुछ इसने कंस्ट्रक्शंस वगैरह भी करे किए हैं, जो जिसको हम आर्किटेक्चर्स कह सकते हैं। तो इसने दो बेसिक चीज़ें यहाँ पर बनवाई है। अगर आप दिल्ली में जाएंगे तो वहाँ पर कुतुब मीनार के बगल में एक मास्क है जिसको कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद कहते हैं। कुव्वत का मतलब पावर, पावर इस्लाम की पावर, उस मस्जिद का नाम उसने दिया है इस्लाम की पावर। इस्लाम की पावर इन द सेंस क्योंकि वो विक्टोरियस था, वो जीता था, विजेता था, तो उसने अपनी इस्लाम की पावर को दिखाते, को शो करते हुए या उसका प्रदर्शन करते हुए उसने मास्क बनाई है जिसका नाम कुव्वत अल इस्लाम है। साथ साथ उसने अजमेर में एक कंस्ट्रक्शन और कराया है, वो भी जिसको कहा तो जाता है कि वो संस्कृत का कभी विद्यालय और होता था, लेकिन वो 2.5 दिन का झोपड़ा, उसका नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा। तो दो मेन उसके आर्किटेक्चर्स जो हैं ये इस साइड में हैं। साथ साथ उसने कुतुब मीनार की जो एक फाउंडेशन भी रखी थी, और कुतुब मीनार की जो फाउंडेशन रखी थी उसी बीच में इसकी डेथ हो गई, इसलिए काम को पूरा नहीं कर पाया। और कुतुब मीनार एक्चुअली वो कुछ लोग ये समझते हैं कि उसने अपने नाम पे, क्योंकि उसने बनवाया था इसलिए उसका नाम पर ही कुतुब मीनार हो गया। फैक्ट ये नहीं है, उस समय एक सूफी सेंट हुआ करता था जिसको जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिसकी भी मज़ार वहीं पर कुतुब मीनार के साथ में ही है, दिल्ली में ही है। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का ये शिष्य था, ये उसका डिसाइपल था, उसका फॉलोअर था। तो इसने उनकी मेमोरी में उसने वो चीज़ कुतुब मीनार की फाउंडेशन रखी थी। लेकिन फैक्ट ये है कि ये बना नहीं पाया था, बनाने वाला उसके आगे जो लोग थे उन्होंने बनाया, ये कंप्लीट नहीं कर पाया था। तो ये इसके विषय में ये बात है। और इसकी जो डेथ हो जाती है 1210 में, तो ये कुछ ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर पाया था अपनी एरिया को। इसके पास जो भी ये मिला था दिल्ली से लेके अजमेर और लाहौर के बीच का रेंज, इसी रेंज को लेकर के यहाँ पर पड़ा रहा। और इसके बाद इसको सक्सीड करने वाला, दरअसल सक्सीड तो इसके बेटे ने किया था। इसका बेटा जो था वो बहराम शाह था, बहराम शाह, जो कि बस 2-4 महीने के लिए वो आया था, लेकिन उसको रिप्लेस किया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश इसका जो है वो इसका दामाद भी था, इल्तुतमिश इसका दामाद भी था, और वो भी स्लेव था। इल्तुतमिश स्लेव था, और वो स्लेव का स्लेव था, इसलिए उसको स्लेव ऑफ स्लेव कहते हैं। वो स्लेव ऑफ स्लेव था। वो 1210-11 में उसने इसको मतलब पावर ली यहाँ पर, और इस तरह से वो प्रॉपर उसने अपने को सुल्तान डिक्लेयर किया। तो एक तरह से जो मैं दिल्ली सल्तनत की हम बात करते हैं, सल्तानेट, दिल्ली सल्तनत, तो पहला वो सुल्तान था, वो डिक्लेयर्ड सुल्तान था। उसने अपनी सुल्तान की पोस्ट को एक्सेप्ट किया था। और सबसे बड़ी बात है कि उसने सुल्तान की जो ये पोस्ट जो लिया था, वो सुल्तान किसी और ने नहीं, बल्कि उस समय का जो खलीफा था बगदाद में, जो खलीफा होते थे वो इनके एक तरह से रिलीजियस एंड पॉलिटिकल गुरु होते थे। इस्लाम के अंदर प्रॉफिट मोहम्मद के बाद खलीफाओं का नंबर है, तो खलीफा लोग हेड हुआ करते थे। तो जो बगदाद का खलीफा हुआ करता था वो इस एरिया के सारे मुसलमानों का हेड हुआ करता था। तो बगदाद के खलीफा से इसने इसको रिकॉग्नाइज किया था, और इसकी जो रिकॉग्नाइज करके उन्होंने इसे जो है एक इन्होंने अमीर ए मोमिन का टाइटल भी दिया था। अमीर मोमिन, मोमिन का मतलब होता है बिलीवर्स, फेथफुल। तो जो कमांडर ऑफ फेथफुल, मतलब उसको उन्होंने कमांडर ऑफ फेथफुल, जिसको अमीर ए मोमिन, ये उन्होंने टाइटल दिया था। और साथ साथ उससे जो है एक मतलब उसको एक फुल अथॉरिटी दे दिया था। कोई इंडिपेंडेंट रूलर के तौर पे उसको अथॉरिटी दी गई थी कि वो फुल अपने आप में फुल फ्लेज्ड एक इंडिपेंडेंट किंग है। मतलब मेरे कहने का कि जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश ने अपने को जो पीछे के जो परिवार रहे मोहम्मद गौरी के या उस तरह के जो उस साइड में अभी भी उनके परिवार के लोग जो रूल कर रहे थे, उनसे इनका कोई कनेक्ट नहीं रह गया था। इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया था और एक स्वतंत्र रूलर के रूप में 1211 से लेकर 1236 तक रहा। तो इस आदमी ने जैसा कि हम देखते हैं कि ये एक तो पहली बात है कि इल्बरी टर्क था, इसकी जो फैमिली थी वो इल्बरी क्लास की थी, इनकी एक ट्राइब थी वो इल्बरी था।
ये स्लेब ऑफ स्लेब, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्लेब ऑफ स्लेब, क्योंकि स्लेब तो कुतुबुद्दीन ऐबक खुद था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको खरीदा था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको गजनी के अंदर ही खरीदा था। और साथ साथ इसमें कि इस आदमी ने एक सबसे बड़ी बात है जो आप हिस्ट्री में ये जानना चाहेंगे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसने एक इंस्टीट्यूशन बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं, बल्कि ये इल्तुतमिश ने एक इंस्टीट्यूशन बनाया। उस इंस्टीट्यूशन का नाम था तुर्कन चहलगानी। तुर्कन चहलगानी क्या चीज़ थी कि तुर्कन चहलगानी उसने तुर्कों का, तुर्कन मीन्स तुर्कान दैट इज टर्क्स, चहलगानी दैट इज 40 टर्क्स का एक उसने ग्रुप बनाया। वो 40 टर्क्स जो हुआ करते थे वो सारे देवर एक्चुअली लाइक वो कमांडर्स थे, अपने आप में एक बड़े बड़े वो ऑफिसर्स थे। वो सारे डिसीजंस वो लेते थे, मतलब इतने वो पावरफुल थे कि वो किंग को बनाना बिगाड़ना भी सब इनके हाथ में थी। ये सारे 40 ही डिसीजंस लेते थे, तो राज का सारा जो चलता था वो इनके हाथ में था। तो इसकी जो एक कमिटी, जो ये एक ग्रुप जो बनाया था, ये जो इल्तुतमिश ने बनाया था। तो तुर्कन ए चहलगानी इसका ये रहा है। और एक चीज़ और है कि इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिक्के चलवाए थे। एक चांदी का सिक्का चलवाया था, सिल्वर का, जिसका वजन 165 ग्राम होता था। और एक उसने एक कॉपर के भी सिक्के चलवाए थे जिसको जीतल नाम दिया गया था। तो दो तरह के सिक्के थे इसके पास, जो सिक्के ये इसने लॉन्च किया था। और दूसरी बात यह है कि इसने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इक्ता सिस्टम भी लॉन्च किया था। इक्ता सिस्टम, जिसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि एक लोकल यूनिट हुआ करती थी, मतलब छोटी मोटी एक रियासतों जैसा या इस तरह की। इक्ता सिस्टम के विषय में हम लोग थोड़ा बाद में बात कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि ये जो दो, मैं ये कह सकता हूँ ये थर्ड नंबर का हो गया। तो पहला तो स्लेव डायनेस्टी में कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, देन ये उसका बेटा हो गया। थर्ड नंबर पे इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश इसका दामाद भी था। और कुल मिलाकर ये मेन फाउंडर भी रहा है। अगर देखा जाए तो जो गुलाम वंश का जो मेन जो फाउंडिंग फादर है वो इल्तुतमिश है। इसने ही इस गुलाम वंश की नींव को मजबूत किया, इसने इसको स्टेबलाइज किया और इसकी जो इसने स्थायित्व प्रदान किया इस साम्राज्य को, जो कि आगे चलकर वो इस टिका भी। अदरवाइज अगर कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कोई कमज़ोर शासक होता तो शायद उसको यहाँ से हाथ धोना पड़ता, लेकिन उसने अपनी काबिलियत से इस साम्राज्य को और आगे बढ़ाने का ही काम किया। तो इस तरह से हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और इल्तुतमिश के बारे में दोनों चीज़ों को हमने देखा। और हाँ, एक चीज़ और बताना था कि जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार की जो फर्स्ट 3 जो मंजिलें थी, पहली 3, उन तीनों मंजिलों को इसने पूरा कराया था। क्योंकि बाद में फिर कुछ और भी उसमें कंस्ट्रक्शंस में है, उसमें कुछ चेंजेस हुआ है, वो अलग बात है। बट जो 3 स्टोरी बिल्डिंग जो इसने क्रिएट किया उस पर, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ भी नहीं बनाया था, उसने केवल नींव रखी थी, थोड़ा सा स्टार्टिंग करवाया था, बाकी उसकी डेथ हो गई थी। तो इस तरह से हम लोगों ने इल्तुतमिश के विषय में भी देखा। और फिर हम लोग एक नई वीडियो के साथ आगे की स्टोरी को लेकर फिर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।